हाय गाइस, दिस इज आशुतोष अगेन एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। सर, आज आपका पहला लेक्चर है और आज हम सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि साइकोलॉजी का आखिर सिलेबस क्या है और जिसमें वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपको गुजरना है, जिन्हें आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सर इन्हें इग्नोर किया तो सर साइकोलॉजी आपको इग्नोर कर देगी एग्जाम में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वो 20 टॉपिक देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू में जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके पहले वीडियो से, जो आपका पहला लेक्चर है। तो सर पहला है आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय पढ़ेंगे, यानी मनोविज्ञान के कितने विभाग हैं, उन्हीं से रिलेटेड पूरे मनोवैज्ञानिक आएंगे आपके पूरी साइकोलॉजी में। दूसरे नंबर पे आपका विकास आता है। विकास में विकास की हम थ्योरी देखेंगे, विकास के प्रिंसिपल देखेंगे और विकास की स्टेज यानी विकास की अवस्थाएं देखेंगे। पूरी साइकोलॉजी का अगर मैं कहूं सर, विकास जो चैप्टर है वो साइकोलॉजी की है आत्मा। ठीक है सर, उसे आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। इवन 5 से 6 नंबर तक का करेगा, 30 नंबर में ये टॉपिक कवर अकेले इस टॉपिक का सर वेट दीजिए 5 से 6 मार्क्स तक। ओके, इसके बाद सर थर्ड नंबर पे आपका आता है अवसारी चिंतन और आगमन निगमन विधि यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। इसके बाद हम सोशलाइजेशन की इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण के प्रिंसिपल दिए उन्हें देखेंगे हम। तो फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे अधिगम अर्थात लर्निंग। इस लर्निंग की थ्योरी में सर आपके पूरे आएंगे मनोवैज्ञानिक, जो स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक है, जो विभिन्न है, वो पूरी सर करेंगे, आपकी अधिगम में कवर हो जाएंगे। इसके बाद 6 नंबर पे सर आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। 7th नंबर पे आपका आएगा संवेग यानी इमोशन के हम टेस्ट देखेंगे, यानी इमोशन के जो परीक्षण हुए हैं वो। और 7th नंबर पे अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, वो हम पूरे चैप्टर देखेंगे। इसके बाद एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या, जिसके अनुसार जो बताता है कि कैसे, ये चैप्टर आपको बताएगा 9th नंबर वाला के एक जो शिक्षक होता है और एक जो स्टूडेंट होता है उनका क्या रिलेशन होना चाहिए, और एक विद्यालय में स्टूडेंट या टीचर में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए टीचर को, और मतलब पूरी रूपरेखा रखेगा जैसे स्कूल चलना चाहिए, पूरा बताएगा आपका एनसीएफ 2005। ठीक है, उसके बाद आरटी एक्ट 2009 यानी शिक्षा का जो अधिनियम लागू हुआ था, शिक्षा का अधिकार, वो भी यहाँ पे देखेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद 11th नंबर पे सर बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। जैसे बुद्धि के टाइप हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि के अपने अपने अकॉर्डिंग प्रकार बताए हैं, वो सारे होंगे इस टॉपिक में कवर 11th नंबर पे। 12th नंबर पे सर आपकी चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। चोम्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। चोम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो आपकी हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में पूरी तरह से हेल्प करेगा, साइकोलॉजी के में तो करेगा ही। इसके साथ ही हमें ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी, ब्लूम एक व्यक्ति थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी दी थी, यानी वर्गीकरण किया था शिक्षा का, किस प्रकार शिक्षा को पढ़ाना चाहिए, चलनी चाहिए, वो हमारे दोनों हो जाएंगे चैप्टर 12th में कवर। इसके बाद 13 नंबर पे सूक्ष्म शिक्षण होता है अर्थात माइक्रो टीचिंग सर उसे कहते हैं जो जब आप अपने सेमेस्टर की टीचिंग करने गए होंगे या जा रहे होंगे, उस टाइम जो आपको कॉलेज या डाइट में बताया जाता है कि कैसे आप जहां पे जिस स्कूल में टीचिंग करने जा रहे हैं कैसे पढ़ाएंगे आप इन छोटे बच्चों को। ठीक है, उससे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। इसके जो स्टेप हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, वो हम देखेंगे 13 नंबर चैप्टर में। उसका 14 नंबर पे व्यक्तिगत भिन्नताएं अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस। सीधी सी बात, जैसे हर पूरे संसार में कोई व्यक्ति एक जैसा दूसरे से नहीं मिलता। इवन वो जुड़वा भी होंगे, वो ट्विंस चाइल्ड भी होंगे, फिर भी उनमें डिफरेंस होंगे। वो डिफरेंस आते हैं उनमें एनवायरमेंट, उनके एम्बियंस, उनके पालन पोषण की वजह से। वो हम देखेंगे एक व्यक्ति दूसरे से कैसे भिन्न हो सकता है, कैसे भिन्न होता है, उन कारणों को देखेंगे जो कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। 15th नंबर पे चैप्टर पे 15th नंबर पे हमारा समावेशी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सर इसमें पूरी बताया जाएगा कि एक जो बालक होता है उसे किस प्रकार आप शिक्षा देंगे, और एक विद्यालय जो होता है वहां पे वो
अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए बाल केंद्रित। उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद 16 नंबर पे सर अधिगम अक्षमताएं यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी पठन संबंधी जो विकार होते हैं, जो जैसे कुछ बालक नहीं होते उस वो कुछ बालक हकलाते हैं छोटे में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, तो वो संबंधी विकार देखेंगे इस चैप्टर में। देखना है कि जब वो संबंधी विकार होता है, जैसे जिस बच्चे को मैथ समझने में दिक्कत होती है वो किस संबंधी विकार से ग्रसित होता है, उसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ऐसे हमें 8-10 हैं, उन्हें देखना है। यूपी टेट का सर फेवरेट है ये टॉपिक, 16 नंबर। इसके बाद 17 नंबर पे आपका आकलन या मूल्यांकन। मूल्यांकन आप जान सकते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। सीसी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसमें सर ये बताया जाता है कि एक साल के अंदर जो विभिन्न आपके यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं स्कूल में, उन्हें कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो पूरे आएंगे आपके 17 नंबर चैप्टर में। इसके बाद 18 नंबर चैप्टर है आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यानी सोसाइटी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो जेंडर इक्वलिटी होती है, मतलब जो रूढ़वादी लोग होते हैं वो औरतों को कमतर आते हैं पुरुषों की अपेक्षा। हमारे समाज में ऐसा ही किया गया है शुरुआत से, तो वो हम यहाँ पे पूरी देखेंगे कैसे जो लिंग होता है चेंज होता है, जेंडर चेंज होता है व्यक्तियों का, जैसे कोई पुरुष होता है, कोई फीमेल, कोई औरत होती है, तो कैसे वो समाज के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अपनी देते हैं, तो समाज उन्हें किस तरह से एक्सेप्ट करता है, उन्हें कम आंकता है या ज्यादा आंकता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 19 जो है आपका वो है शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड सर यूपी टेट का फेवरेट टॉपिक। इसमें सर आपके पूछा जाएगा कि विधि कोई पूछ ली, और सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, या विधि या किसने दी है। जैसे किंडरगार्टन विधि किसने दी, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, मॉन्टेसरी विधि किसने दी, आगमन निगमन विधि किसने दी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पाएंगे 19 नंबर चैप्टर में। 20 नंबर चैप्टर मैंने ये सिलेक्ट किया कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके जो बचे रहेंगे, या मिसलेनियस चैप्टर जो विविध होगा, जो भी टॉपिक आपके रह गए होंगे वो हम सारे यहाँ पे देख लेंगे 20 नंबर चैप्टर में। सर आपको ये लग सकता है कि साइकोलॉजी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, फिर कैसे ये 20 चैप्टर के 20 चैप्टर है साइकोलॉजी में? सर साइकोलॉजी तो इतनी बड़ी है, पूरे एक सब्जेक्ट है। आपको जो सीटेट या टेट या जितने भी स्टेट टेट होते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, आपको एक लिमिटेड सिलेबस उसका पढ़ना है, ठीक है। एक लिमिटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 टॉपिक आपको पूरी तरह से साइकोलॉजी इतनी आपको चाहिए वो आपको पूरी यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे, वो बात अलग है। हाँ, तो ये आपके साथ 20 टॉपिक हो गए। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो 20 टॉपिक सर आपके लिखे हैं वो 20 इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, नेवर इग्नोर कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से सर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हो, चाहे फिर वो एग्जाम सीटेट हो या फिर आपका हो यूपी टेट। जो आपका विकास है सर, साइकोलॉजी की जान है, ठीक है। 5 से 6 इवन 7 से 8 मार्क्स तक कवर कर देता है अकेला विकास, ठीक है। अब सारी चिंतन हर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे आपके सीटेट में बार बार आपको देखेगा अपसारी चिंतन, आगमन और निगमन विधि, सोसाइटी, सोशलाइजेशन, अधिगम, लर्निंग। सर साइकोलॉजी की अगर ये आत्मा है तो सर साइकोलॉजी का ये बॉडी है, साइकोलॉजी की शरीर है। बिना लर्निंग के आप साइकोलॉजी को कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। इसका व्यक्तित्व संवेग अभिप्रेरणा एनसीएफ 2005, इवन ईवीएस में भी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईवीएस का जो आपका सेक्शन आता है यानी पर्यावरण अध्ययन का सीटेट में, बिना एनसीएफ पढ़े तो आप जा ही नहीं सकते हैं एग्जाम में। बुद्धि, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि के प्रकार दिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है ये चैप्टर बुद्धि। इसके बाद चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद अधिगम अक्षमता यूपी टेट के हिसाब से 1 नंबर का आ जाता है ये चैप्टर। शिक्षण विधियां 1 नंबर का आ जाता है, ये चैप्टर है सर आपके। तो ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपका पहला चैप्टर
देखिए सर, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें जो इनका सीरियल यहाँ पे दिया है इनका में चेंज हो सकता है, कभी पहले पे आ जाएगा आपका, दूसरे पे ए आ जाएगा, लेकिन पढ़ने सर आपको है ये 20 चैप्टर। ओके, पहले पे हम देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय अर्थात स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर हम करते हैं चैप्टर अपना पहला स्टार्ट। सर साइकोलॉजी हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, बड़े आसान है ये टीचिंग एग्जाम, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग ज्यादा मेहनत कर लेते तो पहले कोई बड़ा एग्जाम आराम से क्रैक कर लेते, यहाँ पे टीचिंग एग्जाम में हमें एंट्री नहीं करनी पड़ती। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 है आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर है मनोविज्ञान के संप्रदाय। सर मनोविज्ञान के संप्रदाय आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक स्कूल होता है और एक स्कूल में विभिन्न विभाग होते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री लैब अलग होती है, मैथ लैब अलग होती है, कंप्यूटर लैब अलग होती है, उससे हमें पता चलता है कि स्कूल के कितने विभाग हैं। या जो आप यूनिवर्सिटी में गए होंगे तो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग होता है, ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट अलग होता है, पॉलिटी का डिपार्टमेंट अलग होता है। इससे हमें बस ये पता चलता है कि हाँ एक स्कूल में इतने डिपार्टमेंट होते, फिर हम उस स्कूल की भूमिका बना ले जाते। ऐसे ही सर यहाँ पे साइकोलॉजी में कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय आप यहाँ पे देखेंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय अर्थात मनोविज्ञान की जो क्लासेस है, मनोविज्ञान के जो विभाग हैं वो 7 आपके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है, 7 में सिर्फ 4 आपको पढ़ने हैं। फिर हम एक बार उनसे रूबरू हो जाएंगे कि आखिर वो 7 विभाग कौन से हैं। तो आइए देखते हैं सर, पहले पे आपका है हिंदी में। मैं सर पूरी कोशिश करूंगा, आपको हिंदी में पहले से डिमांड आ गई थी मेरे पास बहुत से स्टूडेंट की कि हिंदी में करना टीच, मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी में टीच करने की, और जहां पे जरूरी होगा मुझे, क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेज कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं भी, फिर भी मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। तो आइए, पहला है आपका स्कूल जो संरचनावाद, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, दूसरे पे आपका आता है प्रकार्यवाद, इसे कहते हैं फंक्शनलिज्म। थर्ड नंबर पे आपका आता है संज्ञानवाद, इसे कहते हैं कॉग्निटिज्म। फोर्थ नंबर पे आपका आता है व्यवहारवाद, इसे कहते हैं बिहेवियरिज्म। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है गेस्टाल्टवाद, और सिक्स्थ नंबर पे आपका आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद इसे सर इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिज्म। साइको एनालिज्म। और 7वें नंबर पे आपका आएगा मानवतावादी, मानवतावाद अर्थात ह्यूमनिज्म। ओके, तो सर ये आपके 6 डिपार्टमेंट है, जो 6 संप्रदाय है साइकोलॉजी के, आपको वो देखने यहाँ पे।
मनोविज्ञान के 7 संप्रदाय हैं: संरचनावाद, प्रकारवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। 6 नंबर पे मनोविश्लेषणवाद और 7वें नंबर पे मानवतावाद। सर जिसमें आपके सिलेबस में जो है आपको सर इतने पढ़ने हैं, 3rd, 4th, 5th और 6th, ये 4 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, और 7वें नंबर की सिर्फ एक थ्योरी है। ये सिर्फ आपको एक बार इनसे गुजरना है कि आखिर इनका मतलब क्या है, क्योंकि इनके जनक पूछ लिए जाते कभी कभार एग्जाम में। इन्हें मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, इसी चैप्टर में खत्म हो जाएंगे। लेकिन सर जब तक आपकी साइकोलॉजी चलेगी, जब तक 3rd, 4th, 5th और 6th नंबर का चैप्टर आपका चलेगा, ठीक है। सर आपने मकान की, अक्सर आप अपने पास आसपास मकान देखते होंगे, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते होंगे, अपार्टमेंट देखते होंगे, आप उन बिल्डिंग की तारीफ करते होंगे, पर सर आप कभी वो नींव की तारीफ नहीं करते होंगे जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग टिकी है। उसी तरह सर आज का ये चैप्टर है मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सर ये चैप्टर आपको एग्जाम में कम दिखेगा, सीटेट में एक आध नंबर से बाई चांस पूछ लिया जाएगा, और यूपी टेट में तो इससे, हाँ यूपी टेट में कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते, पर सर ये आपकी साइकोलॉजी की नींव की तरह है। अगर आप इससे छोड़ के डायरेक्ट कोई अच्छा सा चैप्टर उठाएंगे, स्पेशली ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता ज्यादातर जगह पर सर आप इससे इग्नोर करेंगे तो साइकोलॉजी आपको इग्नोर करेगी। ये साइकोलॉजी की नींव की तरह है, बिल्कुल जैसे मकान की नींव आपको दिखती नहीं है, ऐसे सर ये चैप्टर आपको भले एग्जाम में कम दिखे, पूरी साइकोलॉजी पर सर इस पे टिकी है आपकी, तो इसे किसी भी तरह से आप इग्नोर नहीं कर सकते, या किसी भी एंगल से सर ये चैप्टर कम महत्वपूर्ण है नहीं। आइए सर कुछ डिटेल्स में एक बार देख ले उन 7 स्कूल को, जो 7 स्कूल्स थे, यानी 7 संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के। पहले पे सर आता है आपका संरचनावाद, अर्थात स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। सर नाम में सीधा अर्थ लिखा है इसका, आप नाम से पूरी साइकोलॉजी को डिफाइन कर लेंगे। सर संरचनावाद का सीधा सा मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर बना लेना अपने माइंड में, किसी भी चीज का सर हम अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे मैंने किसी पर्सन का नाम लिया, आप जैसे मैंने लिया आपके पास बोर्ड का नाम व्हाइट बोर्ड, आपके दिमाग में तुरंत एक स्ट्रक्चर बन गया कि हाँ सर व्हाइट बोर्ड ऐसा होता कि उसमें एक रेक्टेंगल साइड का होता, उसमें वो आगे सफेद होता, यानी वो आगे व्हाइट होता और पीछे ग्रीन होता। आपने तुरंत एक माइंड में उस चीज का तैयार कर लिया, ठीक है। बस यही है संरचनावाद, ज्यादा आपको इसके अंदर घुसने नहीं है, और ज्यादा ये चैप्टर आपको, जो ये टॉपिक है आपका, जो ये स्कूल है संरचनावाद, इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने नहीं है। बस यही है संरचनावाद कि आपने किसी चीज का माइंड में अपने दिमाग में फिट कर लिया कि वो चीज ऐसी है और वो सर वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। जैसे संरचनावाद के सर जो जनक थे वो विलियम वुंड थे, विलियम वुंड, और सर जो विलियम वुंड के साथी थे वो थे एडवर्ड टिचनर, यार ये जो संरचनावाद संप्रदाय पढ़ रहे हैं, ये सबसे साइकोलॉजी का सबसे पुराना संप्रदाय है। ओके, सबसे पुराना संप्रदाय है। ये पूरी तरह से निर्भर है अंतः दर्शन विधि पर, अंतः दर्शन विधि जिसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इसके बाद जो विलियम वुंड थे ना सर, इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी।
अर्थात मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक। हाँ टेढ़े हो गई लाइन, आ जाएगी सीधी सीधे, धीरे धीरे आ जाएगी सीधी भी। तो संरचनावाद में बस आपको सर इतना देखना है कि संरचनावाद क्या है कि आपने किसी भी चीज का, अपने किसी भी चीज को मैंने आपने से नाम लिया, आपने पहले से वो चीज आपके पास है, आपने बस मैंने उसका नाम लिया और आपने उसका माइंड मैप तैयार कर लिया, ठीक है, कि वो चीज ऐसे होगी वो ऐसे होगी। यही है सर सीधी संरचनावाद। किसी चीज का आप अपने जो दिमाग में पहले से धारणाएं बनाए रखे रहते हैं, वो होती है संरचनावाद। ये जो बोर्ड है, बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, ये रेक्टेंगल साइड का है, यहाँ पे ये लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, विवेक, एक लड़के का मैंने नाम लिया विवेक। सर आप अगर विवेक नाम का आपको कोई फ्रेंड होगा तो आप उसे तुरंत, आपके दिमाग में किसी ने लिया विवेक नाम, आप तुरंत इमेजिन कर लेंगे हाँ वो ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, आप तुरंत उसके बारे में आपने पहले से एक स्ट्रक्चर बनाए रखा है कि विवेक की ये क्वालिटी है, विवेक ऐसा लड़का है, ऐसा ऐसा। ये सर है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, यही है आपकी संरचनावाद। इसके बाद एक लाइन इसमें आपको और देखनी है कि जो विलियम वुंड थे, विलियम वुंड ने सर क्या किया था कि विलियम वुंड ने संसार में मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिग जर्मनी में, लिप्जिग शहर है सर, लिप्जिग जर्मनी में 1879 में खोली थी, ठीक है। यानी मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो विलियम वुंड ने लिप्जिग जर्मनी शहर में 1879 में खोली थी। और भारत में खोली थी प्रोफेसर एस.एन. सेन गुप्ता ने कलकत्ता में, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं आपके, ये आपको और ध्यान रखने, ठीक है। ये आप और नोट डाउन कर लीजिए इसके साथ। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिग जर्मनी में खोली और प्रोफेसर एस.एन. सेन गुप्ता ने कलकत्ता में अपनी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जो भारत के अंदर थी, ठीक है। इसके बाद संरचनावाद, बस इतनी पढ़ना आपको संरचनावाद में, और यहाँ पे आपका संरचनावाद हो गया है खत्म। आइए दूसरा स्कूल हम देखते हैं साइकोलॉजी का, जो है फंक्शनलिज्म अर्थात प्रकार्यवाद। ओके, दूसरा प्रकार्यवाद, जिसे कहते हैं फंक्शनलिज्म। सर नाम में पूरा अर्थ छुपा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कार्य, बस हो गया आपका काम। ये बोर्ड है, बोर्ड जो आपको दिख रहा है आपके सामने, इसके अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद और प्रकारवाद में, आपको दोनों बहुत पास से जुड़े हैं एक दूसरे से। इस बोर्ड के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूं कि संरचनावाद और प्रकारवाद में क्या अंतर होता है। संरचनावाद ये है कि जो बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है कि बोर्ड की लंबाई इतनी है, या बोर्ड 6 फुट का यहां से, 4 फुट का यहां से है, यह बोर्ड का स्ट्रक्चर, यह है संरचनावाद। और इस बोर्ड पे जो यूज हो रहा है, इस बोर्ड पे जो हम कार्य कर रहे हैं, इस बोर्ड पे जो काम किया जा रहा है, आपको टीच करने का काम किया जा रहा है, यह है सर प्रकार्यवाद। ओके, प्रकारवाद में क्या होता है कि हम विभिन्न चीजों का अपने मन में चिंतन करते हैं और उन्हें अडेप्ट करते हैं अपने अंदर, ठीक है।
तो ये है सर प्रकारवाद, एग्जाम में आपका नहीं आना है, फिर भी जनक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी यूपी टेट में। इसके जो जनक थे वो विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स को सर फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है, अर्थात अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। ओके, बस इसमें आपको दो ही चीज याद करनी है और कुछ है नहीं सर संरचनावाद। अगर आपको लग रहा होगा संरचनावाद या प्रकारवाद आपको मैं और एक्सप्लेन करूँ या आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है, तो सर साइकोलॉजी की बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं, आप लाइए मार्केट में और पढ़िए। अगर आप सबको साइकोलॉजी से प्यार व्यार हो जाए तो आप फिर लाना किताबें और पढ़ना। मैं आपको यहाँ पे कट टू कट पॉइंट बता रहा हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, वरना भसड़ तो यार इतनी है ना टीचर एग्जाम के कि साइकोलॉजी कर देगी तुम्हें पागल। यहाँ पे तुम एक साइकोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हो जो टीचिंग एग्जाम में आपके आना है।